हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऐसे होंडा चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हम अपने इस वीडियो में एक क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं जो ग्रुप डी 2018 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन है। तो इस सीरीज को देखते हुए आज ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2, 3 यानी 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर उसको आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके उसको आप देख सकते हैं। तो इस सीरीज में हमने 150 MCQs को कवर कर लिया है अब तक, और उसके आगे से इस वीडियो में हम देखेंगे 200 MCQs को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट आपका है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल। यानी कि प्रणोद आपका क्या है? प्रणोद जैसे किसी भी सतह या पृष्ठ पर लगाए जाने वाले लंबवत बल को हम प्रणोद कहते हैं। थ्रस्ट यानी बल का जो आपका दाब का फार्मूला होता है, बल अपान क्षेत्रफल होता है, तो यही आपका जो है दाब का फार्मूला हो जाएगा प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी किसी भी पृष्ठ या सतह पर लगाए गए लंबवत बल। हाँ, एक बात और, जो पार्ट 3 था, जो पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 105 था, उसमें जो लाइट की स्पीड पूछी थी, तो वो लाइट की स्पीड जो है कि वायु में जो होती है कांच से अधिक होती है, यानी कांच में लाइट की स्पीड वायु से कम होती है। तो उसको मैं बताते समय जो लाइट की स्पीड जब मैं बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने पीएच वर्ड को बार बार यूज किया था कि पीएच का, कांच का पीएच मान ये होता है, जल का पीएच मान ये होता है। तो वो बाई मिस्टेक आपका हो गया था, और उसको आप देख लीजिएगा, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अवतल लेंस की फोकस लंबाई डैश होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस लंबाई पूछा है तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि कॉनकेव लेंस के बारे में पूछा है। अगर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछता, यानी कि उत्तल लेंस के बारे में पूछता, तो ये आपका धनात्मक हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु पर कार्यरत एक डैश बल इसे गति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असंतुलित। असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होते हैं? संतुलित बल क्या होते हैं? जो फोर्स आपका होता है, फोर्स आपका होता है यानी बल, तो ये आपका होता है संतुलित, संतुलित और असंतुलित। असंतुलित, तो संतुलित बल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। संतुलित बल आपका होता है, जैसे एक हम रस्सी को ले लिए, तो इधर जो आपका है कुछ लोग हैं और इधर आपके कुछ लोग हैं। तो एक हमने रस्सी ले लिया, इधर कुछ लोग हैं और बाकी इधर कुछ लोग हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, इस रस्सी को खींच रहे हैं। तो दोनों तरफ जो आपका बल है, जो फोर्स है, वो इक्वल है। ये भी उतना बल लगा रहे, ये भी उतने बल लगा रहे। तो ये क्या है, रस्सी ना तो इधर होगी ना तो इधर होगी, यानी इसमें कोई सा भी गति नहीं होगा, ना इसकी तरफ आएगी ना इसकी तरफ, यानी कि एक नियत रहेगा ये। और यही होता है आपका संतुलित बल। जो इसका क्या होता है, परिणामी जो बल होता है वो शून्य होता है। तो असंतुलित बल क्या हो गया, जैसे अगर ये ज़्यादा ताकतवर हैं और ये कम ताकतवर हैं, तो ये जो इसको खींचेंगे रस्सी को, तो इसकी तरफ ये गति करने लगेगी। तो यही पूछा है, एक वस्तु पर कार्यरत एक डैश बल इसे गति प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंतुलित। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी इनका गलनांक और क्वथनांक हाई होता है। हाई होता है, यहाँ पे हाई नहीं लिखा है, उच्च नहीं लिखा है, तो यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा एनर्जी आपकी निकल रही है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन आपके कितने हैं, तो कार्बन आपके 1, 2, तो 2 कार्बन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन है। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका है 3 दूना 6, 1 7, 7 ऑक्सीजन है, और 2 दूना 4, 3 7 यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। और इसमें आपका हाइड्रोजन आपके 3, 2, 5, 1 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दूना 6 हाइड्रोजन है। तो इसलिए क्या है, संतुलित समीकरण है ये। तो वही आपका पूछा है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करे, तो ये संतुलित करने के लिए कहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो एक विलयन में डैश आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका OH माइनस को, यानी कि आपका जो है कि जब ये क्षारीय माध्यम होगा तो OH माइनस को क्या करेगा, ये वृद्धि कर देगा, और बाकी आप जानते हो जो एसिड माध्यम में अगर होगा तो आपका H+ आयन में वृद्धि होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4.6 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है आपका, ये होता है। तो इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 4.6 का आंसर आपका आ जाएगा 16.56 इंटू 10⁻⁶ जूल। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा Fe यानी लोहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और वह 6 मीटर प्रति सेकेंड चाल से गतिमान है, वस्तु की गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 360 जूल, यानी कि आपका काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो इसका फार्मूला होता है ½ mv²। तो मास आपका दिया हुआ है 20 किलोग्राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 kg, और प्लस आपका जो वेलोसिटी दिया है, वेग दिया है, वह 6 दिया है, यानी 6 × 6 2 टाइम दिया है, और अपान आपका 2 है। तो यहाँ पे 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 10 जा आपका 20 हो जाएगा, 36 × 10 हो जाएगा आपका। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360 जूल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोपस। राइजोपस इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका राइजोपस है वो आपके बीजाणु जनन द्वारा होता है, और बाकी प्लाज्मोडियम आप जानते हो ये मल्टीपल फ्यूजन है आपका बहुविखंडन द्वारा। ईस्ट आप जानते हो बर्डिंग यानी मुकुलन द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है धारीदार पेशियां डैश होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुनाभिकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। तो इसका सही आंसर है, इसका फार्मूला इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो इसका फार्मूला आपका होता है मोलों की संख्या, यानी N = होता है W/m होता है। यहाँ पे ग्राम में भार होता है, यहाँ पे मोलोक्यूलर मास होता है या परमाणु भार होता है, जो भी आपका होता है। और यहाँ पे आपका आता है N0/Na, जो आपका N0 यानी कणों की संख्या, अणु की संख्या, जो भी आपका दिया रहता है। तो ये जो यही पूछा है हमारा अणु की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे हम इसको हम निकालेंगे एवोगाड्रो नंबर यानी Na नंबर। चलिए इसको देख लेते हैं। तो आपका 0.5 मोल, तो 0.5 मोल N की जगह हम 0.5 रखेंगे, बराबर रखेंगे N0/Na यानी एवोगाड्रो नंबर, यानी 0.22 × 10⁻23। तो इससे हम इसमें जो आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3.0। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 3.01 × 10⁻23। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार। तो इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट, निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। इसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। इसको भी आप याद रखें, जोसेफ प्राउस्ट, इसको भी आप याद रखिए। इसकी जो ये जो नियम दिया था ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे। और इसके अनुसार जैसे आपका जल है H2O, आपका जल है H2O है, तो इसमें क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:8 के रेशियो में होता है। तो ये पानी आप कहीं से भी ले लो, वो इसका अनुपात यही ऐसा ही होगा। चाहे कुएं का पानी ले लो, चाहे तालाब का पानी ले लो, तो हमेशा इसका जो अनुपात है वो स्थिर ही रहेगा। यही आपका है स्थिर अनुपात का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है
आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा तत्वों के परमाणु संख्या पर, तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर। ये मोजले साहब जो थे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था, तो उन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार पे रखा था। बाकी जो मेंडलीफ थे आपके, मेंडलीफ न्यूलैंड और आपके जो थे डोबे राइनर, तो डोबे राइनर जो थे तो वो त्रिक सिद्धांत दिए थे, यानी तत्वों के तीन समूह में बांटा था। और न्यूलैंड जो थे ये अष्टक नियम देते हैं आगे भी। तो ये न्यूलैंड का नियम था, ये भी परमाणु भार पे था, और डोबे राइनर का भी परमाणु भार पे आधारित था, मेंडलीफ का भी परमाणु भार पे आधारित था नियम। और बाकी जो मोजले साहब थे वो क्या किए, तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे इन्होंने रखा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? यानी बर्डिंग के माध्यम से आपका जो है मुकुलन यानी बर्डिंग और अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट, यानी ईस्ट और खमीर। एक और याद रखिए आप, खमीर, ये आपका है मुकुलन विधि द्वारा इसका विभाजन होता है। बाकी प्लेनेरिया आपका आप जानते ही हो, प्लेनेरिया आपका रीजनरेशन यानी कि पुनर्जन्म द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम आपका मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुविखंडन द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं क्योंकि ये पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें डाला जाता है। और ये आपका, इसको देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको आप स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, बूझा चूना भी कहते हैं। और नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3, यानी कि अगर हम 1 भाग HNO3 मिला दें और 3 भाग आपका HCl मिला दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो ये अम्लराज बन जाता है। तो अम्लराज जो है आपका, इसको एक्वा रेजिया भी कहते हैं, रेजिया भी कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, तो ये क्या है, इसको पिघला सकता है, इसमें घुल जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिंक, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी जिंक आपका हो गया, लेड हो गया आपका, और एल्युमिनियम हो गया। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 तो कम से कम आप याद रखिए। तो इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पित्त के कार को डैश कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पायसीकरण, यानी इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन आपका वो होता है, जैसे जो वसा है, बड़े बड़े अणु हैं, उसको क्या है कि उसको तोड़कर छोटे अणु में विभाजित करते हैं। तो ये इमल्सिफिकेशन का काम है पित्त का, यानी बाइल जूस का आपका क्या है, बाइल जूस का आपका काम है पायसीकरण का। चलिए अब बाकी अपचयन आप जानते हो और ऑक्सीकरण आप जानते हो। अपचयन यानी कि हाइड्रोजन का आपका वृद्धि होना, यानी हाइड्रोजन का वृद्धि होना, ऑक्सीजन का लॉस होना, यानी तो ऑक्सीकरण आपका क्या है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का वृद्धि होना और हाइड्रोजन का लॉस होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की चाल डैश हो, उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी आपका 1 जूल दिया है, यानी के आपका काइनेटिक एनर्जी आपका दिया है, इसका फार्मूला होता है 12 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी आपका 1 जूल दिया है, तो आपका इसका हो जाएगा 1/2 इंटू आपका मास दिया है 1 किलोग्राम, और वेलोसिटी आपको पूछ रहा है, यानी ये आपका वेलोसिटी आपका पूछ रहा है, इसका हो जाएगा स्क्वायर आपका है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में 1 का, तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा v² हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा आपका 2, आपका रूट में हो जाएगा, ये रूट में आपका 2 हो जाएगा, रूट में आपका 2 हो जाएगा v²। तो सॉरी v² नहीं रहेगा, ये आपका v² नहीं रहेगा, तो रूट यहाँ से हटेगा, तो इसका मान होता है आपका 1.41 आपका समथिंग होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
1.4 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है धातुएं डैश में पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपर्पटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एक डैश एक चतुर्थ परमाणु तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस आप लिखते हो P4 यानी ये आपका क्या है, चतुर्थ परमाणुक है। तो आर्गन आपका हो जाएगा Ar यानी ये आपका एक परमाणु है यानी मोनो एटॉमिक है, जबकि तांबा आपका हो जाएगा Cu, ये भी आपका मोनो एटॉमिक है। Cl2 अगर हो जाएगा तो ये इस तरीके से आपका डाई एटॉमिक हो जाएगा यानी द्विपरमाणुक हो जाएगा आपका। और बाकी आपके S8 अगर हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 परमाणुक हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो जैसा रहेगा उसको इस तरीके से कर देते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है, तो ये डायरेक्ट आपका जो है कि वेग का ये डिफिनीशन ही पूछ लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं डैश होते हैं, तो ये आपका जो हम स्क्रीन पे देखते हैं तो ये आपका क्या होता है, वास्तविक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार के। पेशी ऊतक आपके 3 प्रकार के होते हैं यानी रेखित, अरेखित और हृदय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि जो तार का जो प्रतिरोध होता है वो डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, क्योंकि आपका जो तार का प्रतिरोध होता है R प्रोपोर्शनल होता है L के, और फिर R प्रोपोर्शनल होता है आपका जो इसका होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। तो इनको हम मिला देते हैं तो हो जाता है हमारा RA/L हो जाता है, तो रो इक्वल टू होता है, रो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, तो ये फार्मूला होता है। तो ये हमारा क्या होगा कि तार का प्रतिरोध जो होगा ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डैश के पुंकेसर भाग हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा परागकोश और पुतंतु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लांगटा यानी मज्जा, जो आपका मस्तिष्क भाग है, ये आपका मस्तिष्क का भाग है मेड्यूला ऑब्लांगटा। जो भी हमारी अनैच्छिक क्रिया होती है जैसे उल्टी वगैरह आना हो गया और छींकना हो गया, तो जो भी हमारा जो है जो हमारे बस में नहीं है वो सब काम को कंट्रोल कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लांगटा यानी मज्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लाल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका है ये एसिड है, यानी ये अम्ल है, तो अम्ल में जो होता है वो आपका नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देता है, और जो एसिड होता है आपका लाल लिटमस को नीले में चेंज करता है। ये आपका लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर क्या होते हैं, ये जो आपका ये पूरा का पूरा ये आपका लिटमस पेपर है। जो आपका एसिड होता है वह नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देता है, यानी नीले लिटमस को आपका एसिड जो होता है रेड में चेंज कर देता है, और आपका जो बेस होता है यानी आपका जो बेस होता है यानी क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बल प्रति त्वरण, यानी कि आपका ये एक फार्मूला है, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी फोर्स इक्वल टू होता है आपका m इंटू एक्सीलरेशन यानी त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अगर हम मास निकालेंगे तो फोर्स बाय आपका त्वरण हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकाने के लिए उसमें डाला जाता है, यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अपक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है, तो इस यौगिक का नाम बताइए, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से क्या एक पेशी ऊतक नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
तंत्रिका ऊतक यानी आपका नर्वस टिश्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य भेजता है, ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? तो एक फार्मूला होता है आपका v = होता है आपका n लेमडा। तो आपका तो 400 हर्ट्ज दिया है, तो यहाँ पे 400 हम लिखेंगे, 400 लिखेंगे और लेमडा का मान आपका दिया है 2.5, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1000 यानी 1000। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका पेंटीन। पेंटीन आपका ये सही मिलान है क्योंकि आपका जो होता है ये हाइड्रोकार्बन के भाग है। तो एल्कीन का आपका फार्मूला होता है आप CnH2n। तो यहाँ पे आपका मेथ से चालू होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यू, पेंट। तो आपका 1 2 3 4 5 यानी अगर मेथ के लिए कहेगा तो n = 1 रखेंगे, एथ के लिए आपका कहेगा तो n = 2 रखेंगे, प्रोप के लिए आपका रहेगा तो n = 3 रखेंगे, ब्यूट के लिए आपका 4 रखेंगे और पेंट के लिए 5 रखेंगे। तो आपका पेंटीन है यानी इन ग्रुप का है, तो इसमें कार्बन का मात्रक आपका 5 होना चाहिए। तो 2 1 2 3 4 5 आपके कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें 10 होना चाहिए, 3 3 6 1 7 3 10 यानी इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटीन, ये वाला इसका सही आंसर। ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के हैं, एक आपका होता है सेचुरेटेड और एक आपका है अनसेचुरेटेड। जो आपका सेचुरेटेड है ये आपका क्या है? एल्केन है। एल्केन जैसे एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये आपका एल्केन का फार्मूला है। और इसका प्रथम जो मेंबर है वो आपका है मेथेन। मेथेन आपका CH4 है, इसका प्रथम मेंबर है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये आपका है सेचुरेटेड। इसके बारे में ये सब आप याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका है अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त, ये आपका सेचुरेटेड यानी संतृप्त आपका है, अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त। असंतृप्त में आपके हैं एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला होता है आपका CnH2n यानी जितना कार्बन होगा उसके दुगना आपका हाइड्रोजन होगा, और इसमें जितना कार्बन होगा इसके दुगने से 2 आपका ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पे आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका है एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला आपका होता है, एल्काइन का फार्मूला होता है आपका CnH2n-2, जितना कार्बन होता है उसके दुगने से 2 कम आपका हाइड्रोजन होता है। तो ये आपके हैं एल्काइंस। और इसका आपका एल्केन्स का जो आपका एल्कीन का जो आपका प्रथम मेंबर है वो आपका है एथिलीन। एथिलीन गैस जो आपके होते हैं वो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में काम आते हैं। और आपका जो है एल्काइंस आपका है, ये आपका इसका प्रथम मेंबर जो है आपका एथाइन है। एथाइन यानी एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस जो होता है आप फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है। और एल्कीन में आपके जो है कि कार्बन और कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में। और जबकि एल्काइन में आपका है कार्बन और कार्बन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये आपका कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें जो भी आपके आएंगे इसके इस ग्रुप के अंदर, इसमें क्या है कि लास्ट में एन लगा होगा, से आपका हो गया मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन लगा होगा। और एल्कीन में क्या होगा, जैसे एथिलीन और ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंटीन, ये आपके क्या है इन लास्ट में लगा रहेगा। और एल्काइन में आपके होगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, लास्ट में आइन लगा रहेगा। इससे हम पहचानेंगे। सर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सूत्र यम, आपका सूत्र यम HI/H O में यम HI और HO क्या दर्शाते हैं? यानी आपका जो आपका आवर्धन का फार्मूला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका है, और सॉरी हाइट ऑफ इमेज है आपका, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये आपका क्या है आवर्धन है। यम आपका क्या है आवर्धन है यानी मैग्निफिकेशन है।
तो ये क्या दर्शाते हैं, जो आपका यम है आपका आवर्धन है ये सही है, या चाहे आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है यानी कि हाइट ऑफ इमेज है, और यच वो आपका वस्तु की ऊंचाई है, तो ये आपका क्या है वस्तु की ऊंचाई है, तो यानी ये एकदम सही है। बाकी यम आपका आवर्धन है, या चाहे वस्तु की ऊंचाई है, तो यच वो आपका वस्तु का ऊंचाई है। तो इसी प्रकार आपका या चाहे वस्तु की लंबाई है, या चाहे वस्तु की लंबाई नहीं है, यच वो आपकी वस्तु की ऊंचाई है। तो इसी प्रकार से इसीलिए पहला इसका आंसर सही है, यानी आपका मैग्निफिकेशन जो होता है, आवर्धन जो होता है, तो इसमें आपका क्या होता है, तो ये वाला एकदम सही है। तो इसका फार्मूला होता है आपका यम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और भी अपान यू भी होता है। प्रतिबिंब की दूरी अगर दी रहेगी तो भी अपान यू भी होता है, बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तो भी अपान यू भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि विद्युत प्रभाव Q और समय t दिया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो Q इक्वल टू होता है IT बराबर NE होता है। तो ये आपका एक संबंध है। तो हमारा पूछा है धारा पूछा है यानी I पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा Q अपान T हो जाएगा, इधर ये चला जाएगा तो Q अपान T हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं, ये याद रखिए। और बाकी आपके पदार्थ के कण जो है आपका द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये भी सही है, ये भी याद रखिए। पदार्थ कणों से बना होता है, ये तो सही है आपका, पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, आपके पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच क्या होता है, कुछ न कुछ अंतर होता है, चाहे ठोस हो या गैस हो, जो भी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लेंथेनाइड। लेंथेनाइड आपका सही आंसर है। लेंथेनाइड आपका जो है ये 57 से लेकर परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक जो आपके हैं ये लेंथेनाइड है, ये याद रखिए, ये पूछा जाता है कभी कभी। और आपके एक्टिनाइड जो आपका एक्टिनाइड है ये 89 से आपका लेकर 103 तक जो आपके हैं ये परमाणु क्रमांक वाले, ये आपके क्या हैं, ये आपके एक्टिनाइड है, यानी ये आपके लेंथेनाइड है, ये आपके एक्टिनाइड है। हाइड्रोजन ग्रुप 17 का है। संक्रमण तत्व ब्लॉक डी को कहते हैं, डी ब्लॉक वाले संक्रमण तत्व होते हैं, यानी ट्रांजिशन मेटल होते हैं। चलिए पीरियाडिक टेबल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम। पीरियाडिक टेबल में आपका जो है आपका ये 1 2 3 यानी जो ये आपका है ये आपका ग्रुप है, ये आपके ग्रुप हैं। तो 1 2 3 जो आपके ग्रुप 3 में जो आपका 57 से 71 तक ये है आपका, ये आपका लेंथेनम, यानी कि ये आपके लेंथेनम से इनके गुण मिलते हैं, तो ये आपके क्या है पूरा लेंथेनाइड है। ये आपका जो आपका 57 से लेके 71 है आपका, इसे लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और आपका जो है 89 से 103 जो है इसका आपका एक्टिनियम से मिलते हैं इनके गुण, तो ये आपका एक्टिनाइड पूरा सीरीज है ये आपका। और ये आपके जो ये ग्रुप डी के जो आपके ब्लॉक डी के जो तत्व हैं इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, यानी कि आपके हैं संक्रमण धातु। और ये जो आपके ये ब्लॉक यप के तत्व जो हैं इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन, यानी आंतरिक संक्रमण धातु कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पार्श्व, यानी लेटरल विभाज्योतक। चलिए प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, इंट्राकैलरी और लेटरल। और आपके परमानेंट टिश्यू आपके 2 टाइप के होते हैं, आपका है पहला सिंपल टिश्यू और दूसरा है कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आपके हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और आपके जो है कि आपके कम्प्लेक्स टिश्यू में आपके हैं जाइलम और फ्लोएम। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में आपके जो है एपिकल है, ये एपिकल का क्या काम है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो आपके हैं ये में इसमें आपका है एपिकल का जो काम है ये आपका क्या है कि ये टिश्यू
जो पाए जाते हैं जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर, और ये आपके प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ में ये मदद करते हैं। आपका इंट्रा कैलोरी क्या है? इंट्रा कैलोरी आपका है पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, और टहनी जो शाकाहारी जानवर खा जाते हैं वो बाद में क्या है उग जाते हैं, उसको उगने में मदद करते हैं। जैसे आपका हो गया घास, ये आपका घास का एग्जाम्पल है। और लेटरल क्या है? लेटरल आपका जैसे जड़ तने के घेरे तथा मोटाई में वृद्धि होते हैं लेटरल के कारण। तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भाग थे, और बाकी सिंपल टिश्यू आपके हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है, यानी ये आपका CO2 आपका एक मोलिक्यूल्स है, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है। तो कार्बन का आपका 6 होता है, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 12, प्लस ऑक्सीजन का आपका होता है 8 दूना 16, इसका परमाणु भार 16 होता है, 16 दूना 32, 32 और 12 अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका 44 यूनिट आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऋणात्मकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोहे की कील। लोहे की कील आपका क्या होता है? ये आपका जो है इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से कम है। बाकी आपका बर्फ है, थर्मोकाल है, और ये आपका कार्क है, ये आपका कार्क है, टाइपिंग मिस्टेक है आपका, ये कार्क है। तो कार्क ये आपका तैरता है, जो लोहे की कील है वो डूब जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बोला है, यानी प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भंजन, यानी कि रोस्टिंग। आपका क्या हो जाएगा? रोस्टिंग, रोस्टिंग आपका हो जाएगा। और ये आपका बाकी है आपका निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। कैल्सिनेशन ये आपका है कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन यानी आपका है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? निस्तापन क्या होता है कि इसमें क्या होता है जो अयस्क होते हैं उसको गर्म किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे के तापमान पर, और ऑक्सीजन के अब्सेंस पर, यानी ऑक्सीजन उसमें नहीं होगा, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा। तो जो आपका अयस्क है उसको हम गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे ताकि वह पिघले नहीं और उसमें से वाष्पशील पदार्थ अशुद्धियाँ क्या है वाष्प होकर उससे अलग हो जाए। तो ये आपका है जो इसका यूज होता है वो कार्बोनेट अयस्क के लिए यूज होता है। हमेशा कार्बोनेट अयस्क को हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, जो भी होगा कैल्शियम कार्बोनेट अयस्क को ही क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इसमें आपका बनता है लास्ट में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और एक है आपका रोस्टिंग यानी आपका है ये आपका है भर्जन ये इसका जो अयस्क है उस अयस्क को क्या करेंगे, इतना हीट करेंगे कि वो पिघले नहीं, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर उसको गर्म करेंगे। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उसके जो है मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर गर्म करेंगे ताकि वो पिघले नहीं, उसमें जो अशुद्धियाँ है वो दूर हो जाए, लेकिन ध्यान रहे प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये आपका यूज होता है सल्फेट अयस्क के लिए। तो इसमें लास्ट में सल्फेट अयस्क के लिए यूज होता है, ये लास्ट में सल्फेट लगा रहेगा, और सल्फेट अयस्क को ही हमेशा इसमें क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी कैल्सिनेशन यानी निस्तापन में, और आपका रोस्टिंग में यानी भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये सभी आपके वायु है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी आपके वायु है, यानी इसमें अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, यानी ट्रांजिशन जो आपके मेटल होते हैं यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं आपके, वो अधिकांश क्या है उत्प्रेरक के रूप में यूज होते हैं। और यह सभी धातुएं उनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। सभी जो है धातु है ये ब्लॉक डी के तत्व हैं, ये आपके जो
ट्रांजिशन जो आपके जो तत्व हो, जो मेटल है वो आपके क्या है, ब्लॉक डी के तत्व हैं। और ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी आपका सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी वायु हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये गलत है आपका। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, यानी हाइट बढ़े या कम हो तो जी का मान क्या होता है, घटता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न कि जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर। और पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है, चाहे ऊंचाई जाए चाहे गहराई में जाए, जी का मान क्या होता है, कम होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये आपका गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश मोल परमाणु मौजूद है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 6, बी वाला आंसर इसका सही है। तो मैग्नीशियम के आपका 144 ग्राम में पूछा है, तो फार्मूला मोल बराबर होता है फार्मूला W/m होगा, इक्वल टू होता है N0/NA होता है, तो बराबर होगा आपका वॉल्यूम में दिया रहेगा तो उसका रहेगा। तो यहाँ पे आपका दिया है ग्राम में दिया है 144 मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे 144 रखेंगे। और बाकी यहाँ पे आपका दिया है परमाणु मौजूद है, तो इसमें हमको निकालना है ये आपका मोलों की संख्या निकालना है, यानी n हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम का होता है परमाणु भार आपका हो जाएगा 12×24, इसका 24 होता है। ऊपर जो ग्राम में दिया है वो, नीचे मॉलिक्यूल्स का मास लिखेंगे या परमाणु भार लिखेंगे, अणु का भार जो भी दिया रहेगा जो भी है उसका मैग्नीशियम का होता है 12, तो 12×24 हो जाएगा। और यहाँ पे मोलों की संख्या बराबर n हो जाएगी। तो यही हमको पूछा है, तो ये कट जाएगा आपका 6 टाइम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6। ये आपका फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिए। जैसे आपका है मोलों की संख्या, यानी n इक्वल टू आपका होता है W/m, यानी W आपका है जो भी भार दिया रहेगा आपका, जो भी भार दिया रहेगा आपका ग्राम में, वो आपका भार है। और नीचे आपका है यानी कि जो आपका इसमें आपका जो परमाणु भार, जो भी आपका परमाणु का भार होगा या अणु भार होगा उसको यहाँ पे रखेंगे। और ये आपका N0 यानी है ये कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या जो भी आपका पूछे। Na मतलब अयोग्रादो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इसको दर्शाता है। और ये बाकी वैल्यूम में अगर दिया रहेगा आयतन तो यहाँ से निकालेंगे। तो ये आपका जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तत्व की आयनन ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय प्रभाव पर। बहुत से ऐसे इसके पॉइंट है जिस पर यह निर्भर करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आपका निर्भर करता है, उसको हम डिटेल से देख लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आयनन ऊर्जा क्या होते हैं। ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या होते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण है, उसको हम देख लेते हैं। पहला आपका है परमाणु का आकार। और आयोनाइजेशन एनर्जी ये होते क्या हैं, जैसे कोई भी एक गैसीय आपका परमाणु है, कोई भी आपका परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही है आपका आयनन ऊर्जा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी वही है। तो ये क्या है कि पहला इसमें है आपका परमाणु का आकार, यानी कि ये परमाणु का आकार जैसे ही, यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम बात करें ऊपर से नीचे जो आपका होता है ये आपका ग्रुप होते हैं, वर्ग होते हैं। और जो आपके ये वर्टिकल लाइन जो होती है ये आपके ग्रुप होते हैं। जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं। तो आपके जो है कि ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि आपके जो है कि समूह में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। ये परमाणु का आकार यानी परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। और नाभिक से जो है इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो भी क्या है, बढ़ती है, यानी इसका रेडियस भी बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और इसकी इलेक्ट्रॉन से जो है कि दूरी क्या है, बढ़ती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में आपका आयनन ऊर्जा कम होता है, यानी परमाणु का आकार में अगर वृद्धि होगा तो आयनन ऊर्जा हमारा कम होगा। तो आगे है आपका परमाणु का आवेश, यानी परमाणु का आवेश अगर बढ़ता है तो जैसे पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर जो हमारा परमाणु का आवेश है यानी चार्ज है वो हमारा क्या है, बढ़ता है। नाभिक में आवेश जो है हमारा बढ़ता है।
और जो इसका रेडियस होता है कम होता है, इसमें खिंचाव ज़्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर बाएं से दाएं हम जाएंगे पीरियडिक में तो उसमें क्या है, चार्ज क्या है बढ़ता है, कोषों की संख्या समान होती है, तो इसमें रेडियस कम होता है, खिंचाव अधिक होता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। इसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और आपका है अर्ध व पूर्ण कक्षक भरे, यानी कि आपका अगर कोष में आपके जो है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है कि अर्ध भरे हुए हैं, यानी कि अर्ध भरे हुए हैं, तो इसकी भी क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी। या फिर आपके पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, आपके दो दो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो इसमें निकालने के लिए हमको क्या है अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, आयनन ऊर्जा अधिक होगा। और यही आपका अगर इस तरीके से होगा, तो अगर इस तरीके से होगा तो क्या है कि इसमें क्या है पूर्ण अर्ध नहीं भरे हुए हैं, एक अभी खाली है, तो वो पूर्ण वाला जो है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगा इससे। और आगे है आपका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो आपके अक्रिय गैस होते हैं, जैसे ग्रुप 18 के तत्व हो गए, उनमें क्या है कि ये अस्थायी होते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है अस्थायी होता है, तो उसको न किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, न किसी इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा, यानी कि वो अस्थायी है आपका। तो इसलिए क्या है उसकी एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है अधिक होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है अधिक होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर थे, कुछ महत्वपूर्ण आपके कारक थे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें धने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका कारस, भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विभोजीयोतक यानी मरिस्मेटिक टिश्यू, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। आज के भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 200 पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये आप चैनल हमारे लिए यूजफुल है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और ऐसा नहीं लग रहा है तो सब्सक्राइब मत करिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।